Hello everyone. Today we'll be doing a poem for class 11 from the book Hornbill. आज हम चाइल्डहुड करेंगे written by Marcus Norton. ओके सो चाइल्डहुड किसी भी पर्सन की लाइफ का एक ऐसा स्टेज है जिससे बेस्ट होने के साथ साथ ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ अ पीरियड ऑफ इनोसेंस, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत इनोसेंट होते हैं एंड दे आर द वंस जो किसी भी पर्सन को उनके फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड एब्सोल्यूट ट्रस्ट होता है किसी के लिए भी उनके अंदर. ओके सो वी कैन इवन से दैट दिस इज़ अ फेज़. ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर एक पर्सन मीनिंग एक बच्चा दूसरों को कंप्लीट ट्रस्ट करता है. सो इट्स अ फेज ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ह्यूमिलिटी. किसी तरह का कोई वाइस, व्हेन आई से वाइस आई मीन टू से कोई भी बैड क्वालिटी बच्चों में नहीं होती है, बिकॉज उनकी जो पर्सनालिटी है वो बिल्डअप हो रही है, ग्रूम हो रही है, मोल्ड हो रही है. ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी से दे आर नॉट एरोगेंट, दे आर नॉट प्राउड एंड दे आर फुल ऑफ ह्यूमिलिटी. और हर किसी को वो इनडिस्क्रिमिनेट होके देखते हैं, इम्पार्शल होके एक्सेप्ट करते हैं. सबसे पहले इसका टाइटल देख लेते हैं. द टाइटल मेक्स इट क्लियर दैट मार्कस नॉर्टन इज़ गोइंग टू राइट अबाउट द थीम ऑफ चाइल्डहुड. टाइटल से ही हमें पता चल जाता है कि चाइल्डहुड के थीम पे पोम लिखी जा रही है. मार्कस नॉर्टन हम देखते हैं यहाँ पे ऐसे एस्पेक्ट्स को टच कर रहा है जिससे कि जो कंसेप्शन ऑफ चाइल्डहुड है वो क्लियर हो जाता है. इसके साथ ही इट इज़ ऑन द आइडिया ऑफ चाइल्डहुड नॉट अबाउट द बायोलॉजिकल टाइम फ्रेम, बल्कि हम वो टाइम की बात कर रहे हैं इस पोम में जो एक पर्सन, एक चाइल्ड थ्रेशोल्ड पे है चाइल्डहुड एंड अडोलेसेंस पे. अडोलेसेंस क्या होता है? टीनेज. ठीक है, अडोलेसेंट्स कौन होते हैं? टीनेजर्स. ऑलराइट, सो यहाँ हम देखते हैं टाइटल रिफ्लेक्ट कर रहा है एक मेंटल इमेज ऑफ चाइल्डहुड पे जो इस पोम में हमको देखने को मिलती है. इट इज़ अ थॉटलेस स्टेट इन विच वन डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन वर्ल्डली थिंग्स. ठीक है, द पर्सन स्टेज डिटैच्ड एंड इंजॉयज द मोमेंट एज इट इज़. तो आपने देखा होगा जब बच्चे होते हैं वो अपनी धुन में होते हैं, दे आर बिजी इन देयर ओन वे, इन देयर ओन लाइव्स, एंड उनको कोई वरी नहीं होती, कोई एंजाइटी नहीं होती, अप्रीहेंशन नहीं होता. दे आर हैप्पी द वे थिंग्स आर. ऑलराइट, सो टाइटल हमारा बिल्कुल क्लियर करता है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं पोम में दैट इज़ अबाउट द थीम ऑफ चाइल्डहुड. इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं चिल्ड्रन. सेंट्रल आइडिया भी जिसको हम थीम भी बोलते हैं, इट डील्स विद लॉस ऑफ चाइल्डहुड. ठीक है, लॉस ऑफ चाइल्डहुड हम कैसे बोल सकते हैं यहाँ पे? बिकॉज ईच टाइम यू विल सी इन ईच स्टैंजा द पोएट इज आस्किंग, वो ही इज़ वंडरिंग व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो. कब उसका चाइल्डहुड इट पास्ड बाय, कब खो गया उसका चाइल्डहुड, व्हेन डिड ही लूज हिज चाइल्डहुड, एंड ऑल्सो वो कहाँ चला गया उस. ठीक है, तो इन चीज़ों पे वो कॉन्टम्पलेट कर रहा है. दैट्स द रीज़न हम ये बोल सकते हैं जो थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है, बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन लॉस ऑफ चाइल्डहुड. और लॉस ऑफ चाइल्डहुड वाली स्टेज क्यों आई है? क्योंकि साइकोलॉजिकल ग्रोथ हुआ है, फिज़िकल ग्रोथ हुआ है उस बच्चे का, और अब वो उस थ्रेशोल्ड पर आ गया है जहाँ पे वो टीन एज में स्टेप करने जा रहा है. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ थॉट हुआ है उसका. दिस ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू टीन एज, ऑब्वियसली बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट. इवन यू गाइज क्लास 11 में आप हो तो आपने एक साल पहले, 2 साल पहले ही अडोलेसेंस में स्टेप किया होगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजिकल ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, डेवलपमेंट ऑफ थॉट है, एंड बहुत तरह से यू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड इन वर्ल्डली वेज. ठीक है, जो दुनिया में क्या हो रहा है, वो व्हाट वर्ल्डली वेज आर लाइक. पहले चाइल्डहुड में आप उन चीज़ों से अफेक्ट नहीं होते थे, लेकिन अब इन्फ्लुएंस होने लगे हो. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया में और किस चीज़ पे एम्फसाइज किया जा रहा है, दैट
देर इज़ डिसइल्यूजनमेंट, ठीक है। चाइल्ड जो है, जो अब टीनेजर बन गया है, वो काफ़ी डिसइल्यूजनड है, वो कंफ्यूज्ड है। क्यों? क्योंकि ही इज़ बीन लुकिंग अप एट द अडल्ट्स, और वो जिन लोगों को अप्रिशिएट करता था, जिन लोगों से इंस्पायर होता था, अब जैसे जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो कर रही है, तो वो ये समझ रहा है कि एक्चुअली में ये लोग हिपोक्रिट्स हैं, ओके। इनके हिपोक्रिटिकल वेज हैं जितने भी अडल्ट्स हैं वर्ल्ड के। क्यों? बिकॉज जो वो बोलते हैं वो उसको फॉलो नहीं करते। तो पोएट bemoans the loss of his childhood because it also resulted in loss of his innocence. एक और चीज़ है सेंट्रल आइडिया में कि एक पॉजिटिव आउटकम भी है जो उसको समझ में आता है यहाँ पे। विद द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड देयर इज़ वन पर्टिकुलर पॉजिटिव आउटकम एज वेल, और वो क्या है कि पोएट डिस्कवर कर रहा है ही हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट वेयर हिज थॉट्स आर कंसर्न्ड, ओके। उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, उसकी अपनी यूनिकनेस है, एंड ही इज़ अप्रिशिएटिंग एंड इंजॉइंग सेलिब्रेटिंग दैट, ओके। So I hope central idea is clear. So let's move on children. We have to understand कि poet पूरी poem में काफ़ी obsessed है with the loss of his childhood, और वो वंडर कर रहा है, वो रिपीटेडली एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन डिड आई लूज माई चाइल्डहुड, कब मैंने अपने चाइल्डहुड को लूज कर दिया, व्हेन डिड इट गेट लॉस्ट, ओके। एंड सेकेंडली लास्ट स्टैंजा में हम देखेंगे कि द क्वेश्चन चेंजेस फ्रॉम व्हेन टू वेयर, कि चला कहाँ गया उसका चाइल्डहुड, ठीक है। सो एनीवे, एज ही स्टेप्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ अडल्टहुड्स, world of adults, as he steps into adulthood and in the world of adults, it is then that he is feeling upset about losing his childhood. आगे देखते हैं interrogation to convey a strong affirmation. मतलब interrogation का मतलब क्या है? question, ठीक है। वो क्वेश्चन कर रहा है एक बहुत अफर्मेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन के साथ। ही वॉन्ट्स टू कन्वे दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। तो ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर कर दिया है उसने कि आई एम नॉट अ चाइल्ड एनी मोर, बिकॉज आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग अराउंड, व्हाट्स हैपनिंग, एंड हाउ पीपल हैव डबल फेस्ड, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आई रेफर करता है पोएट को, who represents the children whose childhood is giving way to adolescence. तो बेसिकली अगर एक्सट्रैक्ट में आपसे ये पूछा जाता है कि who does I refer to, yes of course it's the poet, but poet भी represent उस बच्चे को कर रहा है जो अभी अभी चाइल्डहुड से टीनेज में स्टेप कर रहा है, ठीक है। Alright, another important detail देख लेते हैं यहाँ पे children. 3 stanzas highlight 3 different things. First stanza highlights rationalism. Rationalism क्या होता है? जब आप logically किसी चीज़ को समझने की कोशिश करने लगते हो, you want a logic behind everything. So ये बच्चा भी बड़ा होने लग रहा है and he wants rational ideas and facts behind whatever is being told to him. सेकेंड स्टैंजा रिप्रेजेंट कर रहा है हिपोक्रेसी को, बिकॉज दिस इज द स्टैंजा वेयर द पोएट इज एक्चुअली क्वेश्चनिंग कि अडल्ट्स रूल द वर्ल्ड बेसिकली, एंड अडल्ट्स ही हैं जिन्होंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, क्राइटेरिया फॉर्म किया हुआ है हर चीज़ के लिए। बट द थिंग इज़ एक्चुअली वो डबल फेसेड है, वो हिपोक्रिट्स है, मतलब जो वो प्रीच कर रहे हैं वो उसे फॉलो तो कर ही नहीं रहे हैं। सो दैट्स द रीज़न सेकेंड स्टैंजा हाईलाइट्स हिपोक्रेसी। थर्ड स्टैंजा हाईलाइट कर रहा है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे पोएट इज़ एबल टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव थॉट्स ऑफ माई ओन। मुझे किसी और के थॉट्स पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव माई ओन माइंड, मेरे खुद के थॉट्स, पर्सपेक्टिव्स, व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, ओपिनियंस हो सकते हैं, ओके। सो दिस शोज पोएट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस. So I repeat, first stanza highlights rationalism, second stanza highlights hypocrisy, and third stanza highlights individuality, which shows poet's self-confidence. Okay? First stanza देख लेते हैं. When did my childhood go? Was it the day that I ceased to be 11?
Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? तो बहुत सारी चीज़ें हैं स्टांजा में समझने वाली चिल्ड्रन. सबसे पहले तो क्वेश्चन है. ओके, ही इज़ क्वेश्चनिंग. अगेन मैंने अभी बताया था कि देयर इज़ एन इंटरोगेशन जिससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन शो कर रहा है पोएट. वो कन्वे करने की कोशिश कर रहा है फर्स्ट लाइन में ही कि उसका चाइल्डहुड अब लूज हो चुका है. ही इज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. ठीक है, दैट्स वाई द क्वेश्चन. और देन उसका आंसर भी दे रहा है. जो फर्स्ट आंसर दे रहा है वो इस क्वेश्चन का व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वो क्या है कि वो शायद वो डे था व्हेन ही स्टॉप्ड बीइंग 11. दैट मीन्स पोएट ये बोल रहा है कि एट द एज ऑफ 12 अ चाइल्ड टर्न्स इनटू अ टीनेजर. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन में देयर इज़ अ मेंशन ऑफ हेल एंड हेवन. तो ये पोएट का ओपिनियन है क्योंकि हेल एंड हेवन ज्योग्राफी बुक में नहीं मिलते हैं तो शायद वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ओके, सो दिस इज एन इंडिविजुअल अ पर्सनल ओपिनियन ऑफ मार्कस नाटन. एक बच्चा बड़ा हो रहा है एंड ही इज बीन लिसनिंग टू hell and heaven, but then as he is growing up he wants to know where these places are. क्योंकि ज्योग्राफी बुक में नहीं है तो वो क्या कंक्लूड कर रहा है कि शायद hell and heaven एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे उसका अपना ओपिनियन भी है. बेसिकली ही इज़ ग्रोइंग इन इंडिविजुअलिटी. वो अपने पर्सपेक्टिव्स को ही इज़ ट्राइंग टू पुट फोर्थ. अच्छा, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ही हैज़ स्टार्टेड डेवलपिंग रैशनल थिंकिंग और एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है. स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मतलब वो क्वेश्चन कर रहा है, इनक्विजिटिव हो रहा है, मीनिंग क्यूरियस हो रहा है. एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप हो रही है उसके अंदर एंड ही ट्राइज टू कम आउट ऑफ हिज मेक बिलीव वर्ल्ड. ओके, तो ये बेसिकली इट्स जस्ट मार्कस नाटन्स ओपिनियन कि क्योंकि हेल एंड हेवन का मेंशन ज्योग्राफी में नहीं है तो मेक बिलीव वर्ल्ड है ये. ओके, उसके बाद हम देखते हैं लास्ट लाइन में वॉज दैट द डे. ओके, लास्ट लाइन में आप देखोगे चिल्ड्रन एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी गिवन है. ओके, तो एक्सक्लेमेशन मार्क बहुत ही सिग्निफिकेंटली यहाँ पे यूज़ हुआ है. उसका भी रीज़न है, उसका मीनिंग है. ये एक्सक्लेमेशन मार्क एक्चुअली इंडिकेट करता है द कन्फ्यूजन दैट रेन्स द माइंड ऑफ द चाइल्ड. अच्छा, ठीक है, अब हम उसे टीनेज भी बोल सकते हैं, एडोलेसेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि वो ही हैज़ जस्ट क्रॉस्ड हिज चाइल्डहुड. Okay, so basically we understand that first stanza shows that there's a lot of rationalism that is being reflected and वो उसको clearly ये चीज़ feel हो रही है कि he has to go as per a practical approach, scientific approach. Okay, so I hope this stanza is clear. Let's move on. सेकेंड स्टैंजा हम देखते हैं. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? So again सेकेंड स्टैंजा एम्फसाइज कर रहा है हिपोक्रिटिकल वर्ल्ड पे कि कैसे अडल्ट्स होते हैं वो हिपोक्रिट्स होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में वी सी दैट द क्वेश्चन इज बीइंग रेटरेटेड. दोबारा से मतलब रेपिटेशन है, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया गया है. मतलब है कि उसको अभी तक अपना आंसर नहीं मिला है. देन सेकेंड चीज़ वो बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि कहाँ गया होगा उसका चाइल्डहुड. तब वो क्या बोल रहा है, क्या वो टाइम था व्हेन आई लॉस्ट माय चाइल्डहुड जब मैंने ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि जो अडल्ट्स होते हैं दे आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी. वो बोलते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं. ठीक है, वो लव के बारे में प्रीच करते हैं. दे टॉक ऑफ लव बट दे आर नॉट फुल ऑफ द वर्च्यू ऑफ लव व्हेन दे ट्रीट अदर्स. ओके, सो काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वेड है
that it's a theme of hypocrisy. सेकेंड स्टैंजा में पोइट स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है अडल्ट बिहेवियर जो हिपोक्रिटिकल है with their children basically. जब a child gets matured or parents start to treat them differently, it is then they say a lot of things about love, but in reality they react otherwise. तो छोटा बच्चा जो अब बड़ा हो रहा है वो ये सारी चीज़ें देख रहा है कि ये जो मुझे इतना सिखाते हैं या जो इतना प्रीच करते हैं, they are not following it. So as the child grows up, he understands that adults are hypocrites as they do not themselves follow what they preach. He finds that there is a difference in what they preach and how they act. I think हम सबके साथ ये चीज़ होती है that हम we talk big but we don't follow it. ठीक है? So hypocrisy has taken the place of innocence in their life. Okay? क्योंकि वो अडल्ट हैं. वैसे ये छोटा बच्चा जो अब बड़ा हो गया है वो भी अडल्टहुड में जब स्टेप करेगा तो शायद वो भी एक हिपोक्रिट बन जाएगा. सो वी अंडरस्टैंड थ्रू दिस स्टैंजा दैट द चाइल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी. Gullibility, which made him accept things at their face value, is giving way to a keen and a crisp perception. Perception मतलब वो चीज़ों को नोटिस करने लगा है. यहाँ पे आप देखो was that the day. Day बहुत important है that word day here. Because it spells the end of his childhood. Was that the day, meaning वो उस दिन की बात कर रहा है जब he had lost his childhood. Okay, so next answer देखते हैं children. When did my childhood go? अब देखोगे refrain है, थर्ड टाइम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन. When did my childhood go? Okay, so we understand that there's repetition, there's refrain, there's reiteration. and यहाँ पे हम देखते हैं कि growing up का जो प्रोसेस है उसमें ये बच्चा डिस्कवर कर रहा है अपनी इंडिविजुअलिटी को. एंड ही फाइंड्स दैट ही इज़ यूनिक. ओके, वो यूनिक है. यूनिक वर्ड का मतलब क्या होता है? जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं होता. सो बेसिकली ही डिस्कवर्स हिज इंडिविजुअलिटी एंड फाइंड्स हिमसेल्फ टू बी यूनिक. और वो ट्रस्ट कर रहा है अपनी एबिलिटी टू रीजन एंड थिंक. Okay, so he has started developing his own thoughts and he is happy about it. He is being independent where logic and rationalism and thinking is concerned. उसे दूसरों के पर्सपेक्टिव्स पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके खुद के थॉट्स हैं. So by and by he becomes assertive apart from becoming aware of his distinctive character. So थर्ड स्टैंजा में हम क्या देखते हैं कि वो assertive हो रहा है, उसके खुद के thoughts हैं, अपने आप को जान रहा है, अपने आप उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो डिस्कवर कर रहा है और अपने डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर को भी वो एक्सेप्ट कर रहा है और अवेयर हो रहा है उसके बारे में. ऑब्वियसली देर इज़ अ सेंस ऑफ रिलीफ. वो प्राउड है, वो कॉन्फिडेंट है दैट ही एक्सपीरियंसेस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप. और he shakes off the yoke of restrictions imposed on him by the adults. मतलब जो दूसरों के थॉट्स थे, अडल्ट्स के थॉट्स थे, अभी तक वो उनको फॉलो कर रहा था. बट एक सेंस ऑफ रिलीफ है क्योंकि अब उसके खुद के थॉट्स वो फॉलो कर रहा है. ओके, सो हिज कैपेसिटी टू हैव इंडिविजुअल थॉट्स इन्हांसेस हिज कॉन्फिडेंस और एक सेंस ऑफ प्राइड उसके अंदर आ रहा है. ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली वो अपने खुद के ओपिनियंस फॉर्म कर रहा है तो एक कॉन्फिडेंस इन्हांस भी हो रहा है एंड ही इज़ हैप्पी अबाउट इट. अब ऑब्वियसली क्योंकि वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो क्योंकि अडल्ट्स में क्या होता है, शेयरिंग एंड कंपैशन नहीं होता है. सो हम ये वाली जो लाइन है ना, लेट्स लुक एट दिस लाइन, बट माई ओन एंड माइन अलोन. ओके, सो ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है. इससे हमें पता चल रहा है दैट ही इज़ बीइंग वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट ये जो थॉट्स हैं ये उसके खुद के हैं और किसी के नहीं है. मीनिंग अब क्या हो रहा है उसके साथ, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है, टीनेज में स्टेप कर रहा है, तो वर्च्यू ऑफ शेयरिंग and compassion is lost. ठीक है, so he does not want to share his individuality, his thoughts with anyone else. and because वो बड़ा हो रहा है तो compassion भी लूज करता जा रहा है. तो यहाँ पे आप देखोगे एक टोन ऑफ कंक्लूजन है. ऑल राइट,
मीनिंग स्पीकर रिग्रेट कर रहा है दैट ऑफ कोर्स ही हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, एंड चाइल्डहुड के साथ पीरियड ऑफ इनोसेंस भी ख़त्म हो रहा है उसका, और एक मेक बिलीव वर्ल्ड में से वो एक रियलिटी के वर्ल्ड में आ रहा है। मेक बिलीव वर्ल्ड क्यों बोल रहे हैं हम इसे? बिकॉज बेसिकली बच्चे इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको लगता है सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ओके। लेकिन प्रैक्टिकलिटी डिफरेंट होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में एज वी से लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, तो अप्स एंड डाउन्स वो फेस करते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं। ऑलराइट, सो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। लास्ट स्टैंजा है ये। Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. अब देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है। When did my childhood नहीं बोल रहा है, अब वो Where did my childhood go बोल रहा है। ओके, सो बेसिकली आपको यहाँ पे ये समझना है कि अब क्वेश्चन चेंज हो गया, दैट मीन्स व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, उसका आंसर उसे मिल चुका है, दैट्स द रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया वो, अच्छा ठीक है लूज हो गया तो गया कहाँ, ठीक। सो हम देखेंगे कि ये वाला जो स्टैंजा है वेरी सेंसिटिव, दिस स्टैंजा इज़ द मोस्ट सेंसिटिव वन। क्यों? क्योंकि ये समराइज कर रहा है पूरी पोम को एक सेंसिटिविटी के साथ, और उसको एक सॉलिस है, मीनिंग उसको सुकून है, यू नो दैट वर्च्यूज रिलेटेड विद चाइल्डहुड आर नॉट डेड एंड आर नॉट गॉन। मीनिंग जो इनोसेंस है, या कैसे हम दूसरों को ट्रस्ट करते हैं, कैसे दूसरों को फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमेशा के लिए लूज़ नहीं हुई हैं, इट स्टिल एग्जिस्ट, ओके। सो दैट इज़ द रीज़न हम यहाँ क्या देख रहे हैं, दैट वर्च्यूज रिलेटेड विद चाइल्डहुड आर नॉट गॉन, दे आर नॉट डेड, बट येस इनोसेंस अनट्रेसेबल है, ओके। और पोएट क्या बोल रहा है, ही डज नॉट नो वेयर and when he lost his childhood, but it was definitely within him once upon a time. बहुत असर्टिव हो रहा है वो कि हाँ, आई वॉज ऑल्सो इनोसेंट वंस एंड आई ऑल्सो हैड माई चाइल्डहुड, यू नो आई हैव अंडरगॉन माई चाइल्डहुड, बट ही डज नॉट नो वेयर ही हैज़ मिसलेड इट, ओके। उसको टाइम लग रहा है ये समझने में। लास्ट स्टैंजा में आप देखोगे कि कहाँ उसने अपना चाइल्डहुड लूज़ किया, इवन द रिकलेक्शन ऑफ इट हैज़ फेडेड अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम। So, though the childhood is nowhere to be seen, it has not disappeared totally as it can be seen in an infant's face, ठीक है। इन्फेंट होता है जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, चाइल्डहुड लूज नहीं हुआ है, अभी भी जो इनोसेंस है वो एक छोटे बच्चे के, मीनिंग एक इन्फेंट न्यू बॉर्न बेबी के फेस में हमें देखने को मिलती है। ये कंक्लूडिंग स्टैंजा हमें बताता है। सो दीज लाइन्स, यू नो कंक्लूडिंग लाइन्स जो हैं, ब्यूटिफुली दे हैव बीन समड अप, and the process of growth and disappearance of a particular stage of life यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। लास्ट जो स्टैंजा है, these lines have a figurative और metaphorical meaning also, ठीक है। metaphorical क्या होता है? comparison। so infant के innocent face के लिए बोला गया है कि ये बहुत सारी चीज़ें अपने में हाइड किए होता है, ओके, behind that smile. So perhaps the childhood lies hidden in some forgotten place, lying buried deep inside a child's consciousness. So दो चीज़ें हैं लास्ट स्टैंजा में। एक तो ये कि वो बोल रहा है कि शायद जो इनोसेंस था वो किसी forgotten place में चला गया, और second thing what he is trying to imply here is that उसका innocence infant के face में है, okay? So that's the only place where innocence, childhood can be found. Okay children, so after the explanation let's move on to this particular detail. Most poetic lines अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कौन सी है? These are the lines. It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. So बहुत beautifully ये lines sum up कर रही हैं process of growth and disappearance को of a particular stage of life, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था figurative metaphorical meaning भी यहाँ पे यूज़ हुई है।
ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट डिटेल, अगर आपसे पूछा जाता है कि इज़ इट एन अडल्ट और अ चाइल्ड्स वॉइस इन द पोम रिफ्लेक्टिंग अपॉन चाइल्डहुड, किसी बच्चे की व्यू पॉइंट्स हैं ये या फिर किसी अडल्ट के हैं, तो आपको क्या लिखना है इसमें, द रिफ्लेक्शन ऑन चाइल्डहुड आर दैट ऑफ एन अडल्ट। ठीक है, एक अडल्ट है जो पोम लिख रहा है और वो तभी तो वो बोल रहा है ना, वेयर डिड आई लूज माई चाइल्डहुड। ठीक है, सो इसके भी आपको क्यूज गिवन है पोम में। फर्स्टली द क्वेश्चन व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, पास्ट टेंस में फ्रेम हुआ है, सो वी कैन से इट्स एन अडल्ट हु इज टॉकिंग अबाउट इट। सेकेंडली इट इज़ अ रेट्रोस्पेक्टिव रिकलेक्शन ऑफ माइंड, वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, वो अपने आप को जांचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ही इज़ एक्सपीरियंसिंग डाउट, seeing through hypocrisy and discovering individuality which supports that it is an adult's voice. राइम स्कीम देख लेते हैं इसकी। इसकी राइम स्कीम इज ABBCCD। लेट्स लुक एट द पोइटिक डिवाइसेस। सबसे पहला जो पोइटिक डिवाइस एम्प्लॉयड है वो रैशनलिज्म है। द पोएट रैशनलाइजेस द लॉस्ट चाइल्डहुड, जब वो 11 ईयर्स का था और जब उसने ये रियलाइज़ किया कि क्योंकि ज्योग्राफी बुक में हेवन एंड हेल का मेंशन नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, तो ये अपना एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, रिफ्रेन। रिफ्रेन इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेज विच इज़ रिपीटेड इन द पोम। ठीक है, जब रेपिटेशन होता है उसको हम रिफ्रेन या रेटरेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे दिस पर्टिकुलर लाइन व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, ये रिपीट हुई है फर्स्टली। सेकेंडली was that the day has also been repeated. Next figure of speech, satire. Let's look at the lines where they are employed. They talked of love and preached of love, but they did not act so lovingly. So हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि बच्चा जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है कि अडल्ट हिपोक्रिट्स हैं, बिकॉज जो वो प्रीच करते हैं, जो वो बोलते हैं, वो खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है वेयर टू ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस, जिसको हम ऑक्सिमोरॉन भी बोलते हैं। हेल एंड हेवन इज द एग्जाम्पल ऑफ इट। एलिटरेशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई होप यू नो व्हाट एलिटरेशन इज, जब सेम लेटर, नॉट ओनली लेटर बट सेम साउंड का भी अकरेंस होता है, यू नो, एट द बिगनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, उसे एलिटरेशन बोलते हैं। द टाइम, माई माइंड, विच एवर वे, थॉट्स दैट। ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, इन्वर्जन। इन्वर्जन तब यूज होता है व्हेन द सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर इज रिवर्स्ड। फॉर एग्जाम्पल, टू यूज विच एवर वे आई चूज। ओके, so that's all in this video today, children. I hope you are able to understand the poem. It's a very interesting poem and आप अच्छे से इसको read करिए, and it's a request children to please share this video with other class 11 students. बहुत demand के बाद मैंने ये video बनाया है, so I hope that you all benefit out of it. So please share it with all class 11 students. Take care. God bless you. Don't forget to subscribe.